सभी साथियों, आप सभी को देवेंद्र दास प्रजापति की ओर से सादर नमस्कार। एक नई सच्ची कहानी के साथ मैं देवेंद्र दास आपके समक्ष प्रस्तुत हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेंद्र भेजो सफर। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, जो भी मेरे शुभचिंतक हैं, आप सभी से निवेदन है कि जहां भी, चाहे यूट्यूब पे चाहे फेसबुक पे आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। क्योंकि शुरुआत तो हर किसी व्यक्ति से कोई जब नई शुरुआत करता है तो गलतियां होती हैं, मुझसे भी हो रही हैं, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है, जो भी मुझे अच्छे से लोग जानते हैं, जो हमारे मित्र हैं, सीनियर्स हैं, जो भी हैं, वो आप सभी से निवेदन है, जहाँ भी आप देखें लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक ऐसी कहानी है कि आप भी सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आखिर कोई व्यक्ति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। एक कहानी कुछ ऐसी है कि एक ऐसी कहानी है जिसमें एक लड़की जो कि 13 साल की है और उसके साथ उसी के गांव का व्यक्ति दिल्ली ले जाता है और वेश्यावृत्ति में उसे फंसा देता है, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ बस, और उसके साथ तमाम बार खुद बलात्कार करता है। दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। दरअसल एक लड़की, जो भी नाम है इसमें सारे काल्पनिक हैं, नाम छिपाए गए हैं। दोस्तों, एक लड़की जिसका नाम साजिया होता है, जिसकी उम्र लगभग 13 वर्ष होती है, वो एक दुकान से सामान लेकर के अपने घर की ओर जाती है। लेकिन इसी बीच राजू नाम का व्यक्ति उसे दिखाई देता है। वही राजू जो उसकी बड़ी बहन को 2-3 साल पहले रोजगार के लिए दिल्ली लेके गया था। राजू घर में कम और दिल्ली में ज़्यादा रहता, इसलिए लोग उसे अट्रैक्ट भी ज़्यादा थे। राजू गाँव आ रखा था, तो साजिया उससे बोलती है, भैया कैसे हो आप? वो कहते बढ़िया हूँ। पहचान नहीं बेटा, आप कौन? तो वो कहता है कि आप मेरी दीदी को जो दिल्ली में रोजगार दिलाए हैं, वैसे मुझे भी रोजगार चाहिए, जिससे मैं अपने परिवार का भली भांति पालन पोषण कर सकूं। वो कहता नहीं बेटा, अभी आप छोटे हो। ये बात आपके परिवार के लोग भी नहीं चाहेंगे कि 13 साल की बच्ची कमाने दिल्ली जाए। वो कहता कोई बात नहीं, जब तक कि परिवार को लोगों को पता लगेगी तब तक हम परिवार के लोगों को पैसे भेजना शुरू कर देंगे, तभी माता पिता जब पैसे आएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। इतनी बात सुनते ही राजू उसे दिल्ली ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। एक दिन वो दिल्ली लेके आ जाता है। राजू अपनी पत्नी, अपनी साली के साथ सारथी पार्क में दिल्ली में रहता है। अब क्या था, जैसे ही वो लड़की दिल्ली आती है, वो 13 साल की बच्ची, राजू उसे हार्मोन सेक्रेशन के कैप्सूल देता है। क्योंकि वो थकी हुई थी, उसे कुछ भी पता नहीं था। उसके साथ जब उसके हार्मोन चेंज होते हैं, राजू उसके साथ बलात्कार करता है, और एक बार नहीं बार बार करता है। उस 13 साल की बच्ची को ये नहीं पता था कि उसके साथ नशे में हो क्या रहा है। जब अगला दिन आता, फिर राजू कैप्सूल दे देता, फिर उसके साथ संबंध में आता। ऐसे ऐसे जब 3-4 दिन बीत गए तो एक दिन उस लड़की को लक्ष्मी नगर का 80 साल का वृद्ध राजू से कहता है कि मुझे एक लड़की चाहिए। वो उसी लड़की को, जो 13 साल की बच्ची है, एक 80 साल के बुजुर्ग के पास भेज देता है। और जब वो लड़की उसके पास जाती है, वो उसके साथ तमाम तरीके से 80 साल का वृद्ध छेड़खानी करता है। लेकिन वो लड़की सब कुछ झेल रही थी। वजह थी कि उसे कुछ भी मालूम नहीं था। ऐसे ऐसे कभी 10, कभी 15, कभी 20
नित्य प्रति एक काम उसके साथ हो रहा था। अब जब वो इस चीज़ से इनकार करती तो उसे कहा जाता कि अगर उसने कुछ भी किसी को बताने की कोशिश करी या बात ना मानने की कोशिश करी तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। और तब भी वो बेचारी बचने के लिए तमाम प्रकार के यत्न कर रही थी। तभी उसे लास्ट बार में राजू की साली उससे कहती है कि अगर तुमने कुछ भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारी बहन, जो बड़ी बहन है, वो कभी भी इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगी और तुम्हें फिर कभी भी वो मिल नहीं सकती। फिर क्या था, वो 13 साल की बच्ची पहले तो नशे में सब कुछ झेल रही थी, फिर जानबूझ के झेल रही थी। इसी बीच होता क्या है कि एक दिन वो लड़की दिल्ली से शास्त्री पार्क से फरीदाबाद जाती है किसी ग्राहक के पास, और सुरक्षा की दृष्टि से राजू उसे अपनी उसके साथ साली को भेज देता है। वो ग्राहक के पास जाती है। वापस जब फरीदाबाद से आ रही होती है तभी जैसे मेट्रो में सवार होती है, वो जो साथ में थी वो तो सवार हो जाती है, पर जो 13 साल की बच्ची वहीं रह जाती है, रोती है, चिल्लाती है। आसपास जब लोग देखते हैं तो पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस आती है, पुलिस उससे पूछती है तो बताती है कि मैं चढ़ नहीं पाई भीड़ की वजह से, मेरी बड़ी बहन जो थी वो मेट्रो में सवार हो गई थी, मैं नीचे रह गई थी। तो कहता बेटा कोई चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद पुनः वापस आएगी तो बहन तुम्हारे पास मिल जाएगी। लेकिन ऐसा 1 2 3 4 घंटे तक इंतजार करते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो स्टेशन की पुलिस होती है वो उसे शेल्टर होम में भेज देती है। अब जब वो शेल्टर होम में चली जाती है तो शेल्टर होम के कर्मचारी CWC के अधिकारियों को सूचना देते हैं। लगभग 1 महीना बीत जाता है। फिर CWC के अधिकारी, जो दिल्ली में शक्ति वाहिनी है, जो शक्ति वाहिनी का मुख्य काम है, जो मतलब परिवार से बिछड़े या ऐसे जो बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, परिवार से बिछड़ चुके हैं, जिनका कोई भी नहीं है, उनकी हेल्प करते हैं। तो CWC के अधिकारी शक्ति वाहिनी को सूचना देते हैं। शक्ति वाहिनी के लोग वहाँ पहुँचते हैं और शक्ति वाहिनी के लोग दिल्ली आयोग को, जो अध्यक्ष होती हैं स्वाति मालीवाल, उन तक ये बात पहुँच जाती है। स्वाति मालीवाल जी, जो कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष होती हैं, वो एक टीम गठित करती हैं जिसमें सारिका और सुषमा होती हैं। वो सब जब इस लड़की के पास जाते हैं वो तो लड़की वो सारी अपनी कहानी, जो दर्द था, वो कैसे बंगाल के नाडिया से अपने गांव के राजू के साथ रोजगार की तलाश में दिल्ली आई थी, और इससे पहले उसकी बहन भी दिल्ली रोजगार की तलाश में आई थी। घर वालों को खुश करना था, घर वालों को पैसे भेजने थे, लेकिन जब उसे राजू दिल्ली में ले आता है तो उसके साथ क्या असूल देके उसके साथ संबंध बनाता है, बलात्कार करता है, एक बार नहीं कई बार करता है। उसके बाद में राजू अपने ग्राहकों के पास उसे भेजता है। कभी ग्राहक घर आते हैं, कभी वो उसे भेजता, साथ में अपनी साली को भेजता। अब जब वो इस चीज़ से इनकार करती तो उसे ब्लैकमेल किया जाता कि अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो उसकी बहन इस दुनिया में नहीं रहेगी। मजबूरन वो लड़की सब कुछ झेल रही थी। जैसे ही ये बात महिला आयोग को, शक्ति वाहिनी को और CWC के अधिकारियों को पता लगती है, वो तत्काल ही जहाँ ये शास्त्री नगर में रहते थे वहाँ लेके जाते हैं। तो मोहल्ले के लोगों से पूछताछ करते हैं कि आप लोग इसे जानते? तो कहते हैं हाँ, ये तो लड़की वही है जो राजू के घर रहती थी। अब जब राजू के घर पहुँचते हैं तो राजू के घर पे कोई भी नहीं था, सारे फरार हो चुके थे। पुलिस और महिला आयोग के सदस्य और तमाम टीमें, जो साजिया की बहन थी सोफिया, उसकी भी तलाश करती हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है। अंततः महिला आयोग और शक्ति वाहिनी, CWC
संपर्क साधते हैं बंगाल, पश्चिम बंगाल का एक जिला है नाडिया। ये नाडिया के एक गांव की रहने वाली थी। वहाँ पहुँचते हैं, उसके माता पिता को उसे सुपुर्द करते हैं। और जैसे ही माता पिता उस लड़की को देखते हैं, उन्हें ये भरोसा ही नहीं हो रहा था क्योंकि वो उनकी लड़की है। दरअसल वो उसके तमाम लोगों के साथ संबंध जो लोगों ने बनाए थे उसके साथ, और तमाम तरीके की जो दवाएं दी गई थी उससे उसके शरीर का पूरा परिवर्तन हो रखा था। वो 13 साल की लग ही नहीं रही थी। उसका इतना शोषण हुआ था कि वो 13 के बजाय 23 साल की लग रही थी। और जैसे बाद माता पिता को पता लगती है, बेचारे उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता। और अपनी बेटी पाकर वो खुश तो होते हैं, लेकिन उन्हें एक गम था अपनी बड़ी बेटी के ना मिलने का। दोस्तों, कहानी सुनाना किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और देखते रहिए देवेंद्र फिजियोसफाई। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राधे।